हे भगवान, आज मेरे भाई रवि का इंटरव्यू है। उसकी कैसे भी करके आज जॉब लग जाए। अरे रवि, रुक जरा। तू इंटरव्यू के लिए जा रहा है ना? ले, तिलक लगवा ले। अरे नहीं, मुझे नहीं लगवाना ये तिलक फिलक। रवि, तुझे हो क्या गया है जो तू तिलक लगवाने को मना कर रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे तिलक नहीं लगवाना है तो नहीं लगवाना है। चल ठीक है, तुझे तिलक नहीं लगवाना है तो मत लगवा, लेकिन मुझे एक बात बता कि तिलक लगवाने में बुराई क्या है? अरे तिलक लगाना तो शुभ होता है। हाँ, तिलक शुभ होता है जब शुभ हाथों से लगे तब, लेकिन अशुभ हाथों से तिलक लगाया हुआ कभी शुभ नहीं होता। इसका मतलब रवि, मेरे हाथ अशुभ हैं, तू इसीलिए मेरे हाथों से तिलक नहीं लगवा रहा है। मेरे हाथों को तू अशुभ मानता है। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हारे इन अशुभ हाथों से तिलक नहीं लगवाना चाहता हूँ। इन्हीं हाथों का खाना खा खा कर तू इतना बड़ा हुआ है और समझदार हुआ है, फिर आज तेरी नजर में ये हाथ अशुभ कैसे हो गए? और भूल गया क्या तू वो बचपन के दिन? इन्हीं हाथों से खाना खाकर तेरा पेट भरता था और आज ये हाथ तेरी नजरों में अशुभ कैसे हो गए? मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जब तुम पूछ रही हो तो कह ही देता हूँ। तुम्हारे हाथ ही अशुभ नहीं, तुम्हारे तो पैर भी अशुभ हैं, क्योंकि तुम अब एक आम लड़की नहीं हो, तुम एक विधवा हो, और विधवा को हमारे समाज में मनहूस माना जाता है, और विधवा का चेहरा देखना भी पाप होता है। इसलिए विधवा को कोई अपने घर में कदम नहीं रखने देता। और वही बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम अपनी हद में रहो, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। अरे कविता, क्या हुआ? इतनी उदास कैसे बैठी हो? किसी ने कुछ कह दिया कैसे? अगर किसी ने कुछ कहा हो तो मुझे बताओ, मैं किस लिए हूँ? नहीं भैया, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। और रही बात उदास की, तो मैं तो अपनी किस्मत की वजह से उदास हूँ। अगर मेरी किस्मत सही होती तो आज मैं अपने भाइयों पर बोझ नहीं बनती। बस मैं यही सब सोचकर उदास हो रही हूँ। देख कविता, वो सब सोचकर उदास होने से कोई फायदा नहीं है। जो बीत गया वो बीत गया, वो कभी कल वापस नहीं आता। इसलिए आगे वाले समय में सोच कि हमें क्या करना क्या नहीं। ठीक है भैया, मैं कोशिश करूँगी अपने दर्द को भुलाने की। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे कविता, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैं तो ईंधन के लिए लकड़ियाँ काट रही हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं तो यहाँ से रोज ही लकड़ियाँ ले जाती हूँ। रोज लकड़ियाँ ले जाती हो, ये तो बात ठीक है, लेकिन इस सुनसान जंगल में तुम अकेली को डर नहीं लगता? डर? कैसा डर? मुझे कोई डर नहीं लगता।
क्योंकि डर नाम की कोई चीज़ मेरे अंदर है ही नहीं, तो मुझे डर कहाँ से लगेगा। और तुम इस जंगल को सुनसान कह रहे हो? इस जंगल में काफ़ी लोग डेली लकड़ियाँ काट कर ले जाते हैं। तुझे डर नहीं लगता, ये बात तो तेरी ठीक है, लेकिन तू कब तक ऐसी जिंदगी काटेगी? क्योंकि जिंदगी जीने के लिए मिली है, बर्बाद करने के लिए नहीं, जो तू ऐसी जिंदगी जी रही है। देखो, ये सब बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जिस दिन मैंने अपने सपनों के शहजादे को खोया था। और इसीलिए अब ना तो मुझे जीने की आस है और ना ही मरने का गम। कविता, तेरी बर्बाद जिंदगी एक बार फिर से आबाद हो सकती है, पर इसके लिए तुझे सब कुछ भूलकर मेरे करीब आना होगा। मैं वादा करता हूँ तेरी जिंदगी रंगीन बना दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दामन पे अपने गंदे हाथ लगाने की? तूने क्या समझा तू मुझे झूठी हमदर्दी दिखाएगा और मैं समझूंगी नहीं? अरे कुत्ते, मैं तेरे जैसे लोगों की नीयत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। कविता, मैं तो तुझे सहारा देना चाहता था, लेकिन तूने थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी भूल कर दी। क्योंकि विधवा को कोई नहीं अपनाना चाहता, मैं फिर भी तुझे अपना रहा हूँ। मैं तो तुझे मौका दे रहा था, लेकिन तूने वो मौका खो दिया। अब देखना, तू सारी जिंदगी पछताएगी, समझी? भगवान, ये कैसी अजीब जिंदगी है। काश आज मैं विधवा नहीं होती, मेरा सुहाग जिंदा होता, तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे कुछ भी कहने की। अरे रवि, आ गया तू? कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? भैया, इंटरव्यू तो मेरा सही रहा। उन्होंने मुझसे जो भी पूछा मैंने उनका सब सही जवाब दिया। अगर तूने सब सही जवाब दिया तो तुझे नौकरी भी जरूर मिलेगी। उम्मीद तो मुझे भी यही है भैया, लेकिन नौकरी उनको मिलती है जो पैसे देते हैं। तू चिंता मत कर, तेरी नौकरी के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जा अब तू खाना खा ले। ठीक है भैया। अरे भाई साहब, आप आइए, बैठिए। कैसे हो? काम काज तो सब ठीक चल रहा है? हाँ, काम काज तो सही चल रहा है, सब भगवान की दुआ है। लेकिन मैंने सुना है तुम अपना घर बेच रही हो, क्या ये बात सच है? हाँ भाई साहब, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम वाकई अपना घर बेच रहे हैं। अगर कोई लेने वाला हो तो हमसे आके बात करे। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम घर अपना बेचना क्यों चाहते हो? आखिर वजह क्या है? कोई तो वजह होगी। देखिए भाई साहब, ज़रूरी नहीं कि हम आपको अपनी वजह बताएं, और वैसे भी आप होते कौन हो हमारी वजह पूछने वाले? और ये घर तो हमारा है, हम बेचें या कुछ भी करें, इससे आपको क्या मतलब? रवि, आज तूने साबित कर दिया कि तू समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा है। तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं कौन होता हूँ तुमसे तुम्हारी वजह जानने वाला? अरे मैं तो सिर्फ एक पड़ोसी हूँ, मुझे तुम्हारे घर से क्या मतलब? मुझे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। तुमने मुझे याद दिला दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद तुम्हारा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अंकल रुकिए, आप तो नाराज हो गए। रवि, क्या तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं रही कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? तुम मुझे मत सिखाओ किससे कैसे बात करनी है, मैं सब जानता हूँ, मैं कोई गंवार नहीं हूँ। हाँ, तू गवार नहीं है, तू तो बहुत ही पढ़ा लिखा और होशियार इंसान है। लेकिन भैया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने रवि को कुछ कहा क्यों नहीं? इसे रोका क्यों नहीं? वो भाई साहब नाराज होकर चले गए। कविता, तू नाराज क्यों है? अगर वो चले गए तो चले जाने देना, इससे हमें क्या मतलब? और रवि ने जो भी कहा वो सही तो कहा है। ठीक है भैया, इससे हमें क्या मतलब, जाने दो उन्हें। लेकिन क्या वो जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे? आप वाकई में ही हमारा घर बेचना चाहते हो? हाँ, हम अपना घर बेचना चाहते हैं, लेकिन इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम क्यों पूछ रही हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस घर पर मेरा भी कुछ हक है। लेकिन तुम बेचना चाहते हो
कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कोई वजह तो बताओ जिसकी वजह से तुम हमारा घर बेचना चाहते हो। पहली बात तो तुम्हारा अधिकार नहीं है इस घर पर। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे पति के घर पर है। इस घर पर तो हम दोनों भाइयों का अधिकार है, इसलिए तुम हमें इस घर को बेचने से रोक नहीं सकती। कविता, रवि सही कह रहा है। शादी के बाद लड़की का अधिकार उसके पति के घर पर होता है, माँ बाप के घर पर कोई अधिकार नहीं होता। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। कानून ने लड़की को भी अधिकार दिया है, लेकिन आप नहीं मानते तो मत मानो, कोई बात नहीं। आप इस घर को बेचना चाहते हो ना, तो बेच दो। और वैसे भी मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी में ही है। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जिस घर में हमारा बचपन बीता है और जिस घर से हमारे माँ बाप की यादें जुड़ी हुई हैं, उस घर को बेचने का ख्याल भी आपके मन में कैसे आया? कविता, घर बेचना हमारी मजबूरी है। अगर हमने घर बेच दिया तो रवि की नौकरी लग जाएगी। रवि की नौकरी का सवाल है, इसीलिए हमने घर बेचने का सोचा है। लेकिन भैया, ये जरूरी तो नहीं है कि घर बेचकर ही रवि की नौकरी लगेगी। नौकरी देने वालों को तो पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे तो किसी से कर्ज भी लिए जा सकते हैं। तो फिर घर बेचने की क्या जरूरत है? पैसे तो कर्ज ले सकते हैं, लेकिन पैसा हमें देगा कौन? हमारे पास है ही क्या? हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ इस घर के सिवा और कोई जरिया नहीं है हमारे पास पैसे आने का। सुन लिया? अब तो भैया ने भी कह दिया, ज़्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। भैया, ये तो ना समझ है, लेकिन आप तो समझदार हो। आप ये घर बेचने से पहले किसी से कर्ज लेकर देखिए, क्या पता कोई भला आदमी हमारी मदद कर ही दे और हमें घर ना बेचना पड़े। ठीक है, मैं किसी से बात करूंगा, तू जा अब। अरे चौधरी साहब नमस्ते, हम आपके पास ही आए हैं। नमस्ते नमस्ते। हाँ तो बताओ किस लिए आई हो और क्या काम है? चौधरी साहब, हम आपके पास मदद के लिए आए हैं। मेरे छोटे भाई रवि की नौकरी लगने वाली है, इसको पैसों की जरूरत है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अगर आप हमारी मदद कर दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी तो होगी, लेकिन एक बात बताऊं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखिए चौधरी साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन हमारे पास हमारे घर के सिवा खोने को कुछ भी नहीं है, और हम उस घर को खोना नहीं चाहते। आप हमारी ऐसी मदद कर दें तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, और मैं वादा करता हूँ कि नौकरी लगने के बाद मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। देखो, पैसे तो तुम चुका दोगे, लेकिन चुकाओगे तो नौकरी लगने के ही बाद, और मुझे जिस समय ज़रूरत पड़ेगी उस समय तो तुम नहीं दे पाओगे, इसीलिए तुम लोगों को कुछ ना कुछ मुझे देना पड़ेगा। चौधरी साहब, आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास घर के सिवा और कुछ नहीं है। अगर हम घर आपको दे देंगे तो हम रहेंगे कहाँ पर? तुम लोगों को पता नहीं है अभी, तुम्हारे घर के सिवा तुम्हारे पास एक कीमती चीज़ और भी है। तुम उसे देकर मन चाहे पैसे ले सकते हो मुझसे। क्या बात कर रहे हो चौधरी साहब? हमारे पास कीमती चीज़ है और हमें पता भी नहीं है? चौधरी साहब, ऐसी क्या चीज़ है हमारे पास कीमती जो हमें पता नहीं? कुछ तो बताइए। तुम लोगों को बुरा नहीं लगे तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे घर में कीमती चीज़ क्या है। बोलो, बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हें? जिस चीज़ से हमें पैसे मिल जाए और वो चीज़ आप बता रहे हैं, तो बताइए ना चौधरी साहब कि वो क्या चीज़ है, हमें बुरा क्यों लगेगा? हाँ चौधरी साहब, भैया सही कह रहे हैं। आप हमें वो चीज़ बताइए, हम उस चीज़ को खुशी खुशी आपको देने के लिए तैयार हैं। तुम जानना ही चाहते हो कि वो चीज़ क्या है? तो सुनो, वो चीज़ है तुम्हारी विधवा बहन, और मुझे तुम्हारी विधवा बहन पर बहुत तरस आता है। चौधरी साहब, आपको हमारी बहन के ऊपर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए हम हैं। आप उसके बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए। आपको पैसे देने हो तो दो, नहीं देने हो तो मत दो, हम और कहीं देख लेंगे। मैं तुम्हारी बहन के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल रहा। अरे मैं तो उसकी ज़िंदगी संवारना चाहता हूँ। कब तक वो तुम लोगों पर बोझ बनती रहेगी और तुम कब तक उसकी देखभाल करोगे? और हाँ, मैं उसका भला करना चाहता हूँ। क्या तुम लोग अपनी बहन का भला करना नहीं चाहते? चौधरी साहब, भला तो हम भी चाहते हैं अपनी बहन का, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर तुम बेघर होना नहीं चाहते हो तो तुम्हें अपनी बहन को राजी करना होगा, समझ गए? चलो अब निकलो। भाई वैसे वो चौधरी सही कह रहा था
आखिर कब तक हमारे सर पर कब तक बोझ रहेगी? कब तक हम उसकी देखभाल करेंगे? तू सही कह रहा है, उसका घर बच जाएगा और तेरी नौकरी लग जाएगी, हमारा घर भी बच जाएगा बिकने से। इस सिलसिले में चल उससे बात करते हैं, अगर मान जाए बात तो ठीक है। चलो। भैया आ गए आप किसी से बात करने को कह रहे थे पैसों के लिए, फिर आपने बात की या नहीं? भैया ने बात तो की, लेकिन बदले में हमें अपना घर देना पड़ेगा, तभी वो हमें पैसे दे पाएगा। भैया किसी तरह कैसे भी करके हमारा घर नहीं बच सकता। मैं चाहती हूँ कि हमारा घर बच जाए। कविता, हम बेघर होने से बच सकते हैं, हमारा घर बच सकता है अगर तुम चाहो तो। क्या मैं चाहूँ तो? भैया अगर मेरे चाहने से हमारा घर बच सकता है तो बताइए ना, क्या करूँ मैं? कविता, तू हमारा भला चाहती है और हम भी तेरा भला चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तेरा घर फिर से दोबारा बसे और तू सारी जिंदगी खुश रहे। भैया मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं फिर से किसी के साथ अपना घर नहीं बसा सकती, क्योंकि जो भी मेरे दिल में है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता और ना ही मैं किसी को देना चाहती हूँ। इसीलिए भैया आप मुझसे कुछ और करा लो, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकती। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हमारा घर बिकने से नहीं बच सकता, क्योंकि उस चौधरी ने साफ साफ कहा है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। अगर तुम उससे शादी करती हो तो वो हमें पैसे भी देगा और हमारा घर भी बच जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। देखो तुम लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं उस चौधरी से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगी, और चौधरी से क्या, मैं तो किसी से भी शादी नहीं कर सकती। इसीलिए तुम लोग बेकार में टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हें घर ही बेचना है ना, बेच दो। घर तो हम बेच देंगे, लेकिन तू रहेगी कहाँ? हम तो तुझे अपने साथ रख नहीं सकते। अगर तुझे हमारे साथ रहना है तो हमारी बात तुझे माननी होगी। भैया आप दोनों तो मेरे अपने हो। माता पिता के जाने के बाद में हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। फिर आज तुम दोनों के अंदर मेरे लिए इतनी नफरत कहाँ से आ गई? मैंने तो हमेशा तुम दोनों का भला ही चाहा है, लेकिन तुम दोनों एक दरिंदे से मेरी शादी कराना चाहते हो। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? शर्म हमें नहीं, शर्म तो तुझे आनी चाहिए, क्योंकि हमारा ही फर्ज बनता है तेरे लिए कुछ करने का। तेरा कोई फर्ज नहीं बनता हमारे लिए कुछ करने का। मैं जानती हूँ कि मेरा भी कुछ फर्ज है, लेकिन उस फर्ज के लिए मैं अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। अगर तू अपना फर्ज नहीं निभा सकती और हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती तो तू हमारे साथ नहीं रह सकती और ना ही इस घर में रह सकती। चल निकल यहाँ से। अगर मैं आप दोनों के ऊपर बोझ हूँ तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ जा, तेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंकल, आप मेरी मम्मी से सच में मिलवाओगे? हाँ बेटे, मैं सच में तुझे तेरी मम्मी से मिलवाऊंगा। तू चल तो। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा। मेरे ही दोनों भाई मुझे मेरे ही घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो अब सारी जिंदगी बर्बाद है, क्योंकि मेरे पति तो भगवान ने छीन लिए और मेरा बच्चा मेरे ससुराल वालों ने छीन लिया। बस एक माँ बाप का घर था, आज वो भी मेरे भाइयों ने छीन लिया। अब तो मेरा जीना इस दुनिया में बेकार है। मुझे तो आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए। अंकल, कितनी दूर और चलना पड़ेगा? बस थोड़ी दूर और है बेटे। अरे कविता, क्यों रो रही हो और जा कहाँ रही हो तुम? बेटे आ गया तू? मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। कविता, तुम मुझे ये बताओ, तुम इस तरह बिलक बिलक कर क्यों रो रही हो? क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या, या फिर तुम्हारे भाइयों ने तुमसे कुछ कहा है? भाई साहब, विधवा को तो सारी दुनिया ही परेशान करती है और उसे ही मजबूर किया जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कभी दुनिया मजबूर करती है
और कभी अपने ही मजबूर कर देते हैं। लेकिन आपने ये अच्छा किया कि आप मेरे बेटे को ले आए, क्योंकि आखिरी बार मैं अपने बेटे का चेहरा देखकर ही मरना चाहती हूँ। तुम ये मरने की बात क्यों कर रही हो? आखिर किसने तुम्हें परेशान कर दिया? किसने तुम्हें मजबूर कर दिया जो तुम मरना चाहती हो? भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे भाई ही मुझे मजबूर कर रहे हैं, वो भी किसी इंसान से शादी करने के लिए। लेकिन मैं मरना पसंद करूंगी, दोबारा शादी करना नहीं। क्या वो किसी से तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं? लेकिन क्यों? आखिर वो तुम्हारी शादी कराना चाहते क्यों हैं? कोई वजह तो होगी। वजह है पैसा, और वो पैसे की वजह से ही मेरी इज्जत को नीलाम करना चाहते हैं। लेकिन मैं मरते दम तक अपनी इज्जत को नीलाम नहीं होने दूंगी। क्या चंद पैसों के लिए वो तुम्हारी इज्जत को नीलाम करवाना चाहते हैं? उन्हें शर्म आनी चाहिए। इसलिए देखो, तुम मरोगी नहीं। मरने का फैसला बिल्कुल गलत है तुम्हारा। तुम मेरे साथ चलो, मैं उन्हें समझाऊंगा। ठीक है, चलो मेरे साथ आओ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही तुम्हारे पास आ गए। बताओ तुम क्या बात करना चाहते हो हमसे? मैं तुम दोनों से एक बात करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम अपनी बहन को किसी दूसरे के साथ शादी करने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो? हम इसे मजबूर नहीं कर रहे हैं, हम इसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा रहे हैं, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं मानती। मैं जानता हूँ कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। तुम इसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाना नहीं चाहते हो, बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हो। इसीलिए तुम इसको शादी के लिए मजबूर कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें उसके बदले में पैसा मिलेगा ना, इसलिए। लेकिन तुम भूल गए, तुम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो उसके साथ, और मैं इस अन्याय को होने नहीं दूंगा। समझे तुम लोग? देखिए, ये हमारा पारिवारिक मामला है, आपको इसमें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है, क्योंकि तुम इसकी राजी से नहीं बल्कि ज़बरदस्ती इसकी शादी कराना चाहते हो। जब ये शादी नहीं करना चाहती तो तुम लोग इसके पीछे क्यों पड़े हो? देखिए, कानून के हिसाब से भी बोलना आपका सही नहीं है, इसलिए हमें अपना काम करने दीजिए और आप भी अपना जाकर काम करिए। हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे, जाइए आप। अरे कैसे भाई हो तुम? तुम्हें तो भाई कहते हुए भी शर्म आती है, जो अपनी विधवा बहन को नरक में झोंकना चाहते हो सिर्फ पैसों के लिए। शर्म करो, ईश्वर से डरो, ये पाप है। इस पाप को मत करो, मेरी बात मानो और सुधर जाओ अब भी। आपसे कहा ना कि तुम जाइए, तो जाते क्यों नहीं हो? तुम इन्हें जाने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता है ये मुझे वापस क्यों लेकर आए हैं? तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें पाप से बचाने के लिए। लेकिन तुम्हारे तो इनकी बात कोई भी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। और एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि एक ही माँ की कोख से तुम तीनों जन्मे हो, एक ही माँ का दूध पिया है, तो फिर तुम दोनों में और इसमें इतना अंतर कैसे हो गया? क्या इसकी माँ अलग थी या तुम्हारी माँ अलग थी? एक ही माँ थी ना, तो फिर तुम्हारे अंदर इतनी नफरत क्यों है? भाई साहब, आप सही कह रहे हो। पैसों के लालच में हमारे अंदर नफरत ने जन्म ले लिया। चंद पैसों के लिए हम अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन हम भूल गए थे कि बहन की रक्षा करना भाई का भी फर्ज होता है। आपने हमें याद दिलाया, इसके लिए धन्यवाद। तुम्हें अपना फर्ज याद आ गया, ये अच्छा है। वैसे तुम्हें पता है ये क्या करने जा रही थी? ये आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन मैं इसे वापस लेकर आया तुम्हें समझाने के लिए, और तुम समझ गए, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, अगर हमारी बहन आज हमारी वजह से आत्महत्या कर लेती तो हमें बहुत बड़ा पाप लगता, और ये पाप हम उम्र भर नहीं उतार पाते। और मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, माफ़ी मांगो अपनी बहन से, क्योंकि तुमने इसे बहुत दुख पहुंचाया है, इसलिए माफ़ी इससे मांगो, मुझसे नहीं। दीदी, आप मुझे माफ़ कर दो, अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अरे छोटे, तुझे मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरे भाई अब सुधर चुके हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। कविता, हम
अब तुझे कभी मजबूर नहीं होने देंगे और ना ही तुझे परेशान। हम तुझसे वादा करते हैं, अब तू घर चल, तेरा बेटा भी आ गया अब तो। कविता, तुम्हारे भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब तुमको इन्हें माफ़ कर देना चाहिए और इनके साथ घर जाना चाहिए। अपने बेटे को साथ लो और इनके साथ जाओ और अच्छे से अपने बेटे की देखभाल करो। ठीक है, जाओ अब।